एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तन्ना डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। एंड आज फिर से हम आर्मी क्लर्क का ही टेस्ट पेपर करेंगे। तो ये सब जो है वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये जो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं, तो हम हमारे क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत ब्रैकेट से होती है। बताइए, से आधी होती है, के बराबर होती है, से दुगनी होती है या से कम होती है। तो कीमत स्वीकारक फर्म की जो एवरेज संप्राप्ति है वो बाजार कीमत के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। बताइए, 1949 में, 1999 में, 1972 में या 1997 में। तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है इसकी स्थापना हुई थी आपकी 10 जून 1999 में। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 1970 में महात्मा गांधी ने ब्रेकिट के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। बताइए, बिहार के किसानों की, कर्नाटक के, गुजरात के और पश्चिमी बंगाल के। तो महात्मा गांधी ने 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, संसाधनों के वितरण के आधार पर ब्रैकेट वर्गीकृत हो सकते हैं, वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन या अजैव संसाधन। तो संसाधनों के वितरण के आधार पर सर्वव्यापक जो संसाधन है वो वर्गीकृत हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ। ठीक है। पोल्यूशन जो रोक था, कंट्रोल एक्ट, वो 1981 में, लेकिन ब्रैकेट में संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में इंक्लूड किया गया। शोर को, कि ये वायु प्रदूषण है, वो कब किया गया था? 1987 में, 1997 में, 2007 में या 2017 में। तो वो जो संशोधन है वो किया गया आपका 1987 में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जीएस का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है? समुदाय को, जनसंख्या को, पारिस्थितिकी तंत्र को या प्रजातियों को? तो जटिल पौष्टिकता जो स्तर है उसको दर्शाता है पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स किरण की खोज किसने की थी? डब्ल्यू.सी. रोन्टजन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, सैमुअल कोहेन ने या एडवर्ड टेलर ने? तो एक्स किरणों की जो खोज है वो की थी आपकी डब्ल्यू.डी. रोन्टजन ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, अंग कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं या कोशिका संचलन कहते हैं? तो एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के ग्रुप को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पौधों के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के या 6 प्रकार के? तो पौधों के उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक स्थायी और एक विभोज्यात्मक। ठीक है, विभाज्योतक। ठीक है, एक स्थायी और एक विभाज्योतक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था? जेट इंजन का, रेडियम का, सूक्ष्मदर्शी का या विद्युत लैंप का? तो जकारियास जॉनसन ने जो है वो आपका सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका मैथ का सेक्शन, अब हम मैथ का सेक्शन करेंगे। हमारा जो ये जीके जीएस कंप्लीट हो गई है, अब हम मैथ्स करेंगे। तो देखो, ये 7 डिजिट का जो वर्गमूल निकालेंगे, ये हम हमारा जो वर्गमूल निकालने का तरीका है, क्योंकि 7 डिजिट का है तो ये हम उसी से निकालेंगे। इसमें जो है वो ट्रिक भी बड़ी बड़ी हैं, तो फिर इसमें हम नॉर्मल तरीके से निकालेंगे, वही हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। इसलिए हम जो है इसको सीधा जो हमारा तरीका होता है वही हम निकालेंगे। तो देखो, 2 2 के जोड़े बनते हैं, 2 2 और 2। तो यहाँ पे एक अकेला रह गया, तो पहले 1 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 1 से 1 एकम 1 तो 1। ठीक है, तो हमेशा क्या करते हैं, एक में से एक गया 0। अब ये नेक्स्ट वाली
जो डिजिट जोड़ा है 48 उतार लिया। अब एक में एक ऐड करते हैं, हमेशा क्या करते हैं 2, ठीक है। अब 2 आ गया यहाँ पे, अब 2 आ गया। अब देखो अब कोई ऐसी डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना है इसको जो उसको उतनी बारी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो उतनी बारी मल्टीप्लाई करना है तो 22 दूनी क्या होगा 44, तो ये 22 दूनी होगा। तो ये देखिए 2 बार किया 2 से, तो कितना आया, सॉरी 44, कितना आया 44। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, 22 को 2 से ही किया, अब 2 और ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 24। अब देखो 48 में से 44 गया, 4 बचा। अब नेक्स्ट जोड़ा उतार लिया हमने 59। तो अब 59 देखो 241, 242 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 242 को, तो 242 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 484, 484 आ जाएगा। 42 का डबल कितना होता है 84 होता है, 84 होता है, तो 242 का कितना हो जाएगा 484, ज़्यादा हो जाएगा तो ये एक बार ही जाएगा। तो यहाँ पे एक बार 241। अब देखिए अब यहाँ पे 1 ऐड किया, अब हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं 242, और यहाँ पे 9 में से 1 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 218, ठीक है 218। अब नेक्स्ट जोड़ा उतार लिया हमारा 61। अब देखो कितनी बार, देखो 2400, अब इसको लगभग आप 2400, अब ये कितना हो गया 2420 जीरो, तो 2420 को जब आप कितने से करोगे, देखो लगभग करके देख लेते हैं। 242, 9 को किया 9 से, ठीक है। ये लगभग कितना हो गया आपका, लगभग 2500 हो गया ना, 2500 के करीब हो गया। तो देखो अब इसको करके देखते हैं, नम नम 81, 9 9 जा 81, 81 का 8 आपका कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा आपका 18 और 8 हो जाएगा 6, ठीक है 16, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा 36, 37 38, ठीक है। अब ये 3, 9 2 जा 18, 18 और 18 और 3 21, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा 9 बार, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 1219। ये जो रूट है वो किसका है 1219। मैंने समझाया इसलिए टाइम लगा, आपको इतना टाइम इसमें नहीं लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 80 है तो ए माइनस बी और ए प्लस बी के मान की गणना कीजिए। तो देखो हम क्या करेंगे, देखो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। जब इसकी स्क्वायर करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, जब इसकी स्क्वायर करोगे तो आप लिख सकते हो, इन दोनों की स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करोगे तो क्या लिख सकते हो, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हो ना। इसको नीचे वाले को लिख सकते हो ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, आपको ए माइनस बी ए प्लस बी चाहिए, तो इसको हटा दिया, तो ए माइनस बी ए प्लस बी करोगे तो क्या आ जाएगा, ये होल स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा, आगे वाले के रूट आ जाएगा। अब देखो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दे रखा है, ये कितना है 80, माइनस 2 इंटू ए बी आपको दे रखा है इंटू 32। अब नीचे आपने करा 80 प्लस ये 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया 64, हमने इधर ही ले लिया। अब देखो 80 में से 64 आपने लेस किया, कितना आया 16, और 80 और 64 ऐड किया तो अंडर रूट 4 और 8 और 6 14, ठीक है। अब देखो 16 9 जा क्या होता है, 16 9 जा 144 होता है, तो अंडर रूट 1 का क्या हो जाएगा 1, और ये 9 का क्या हो जाएगा आपका 3। अब इसमें डिवाइड करोगे तो आप यहाँ पे 10 लगा दो, 10 लगा दो तो 0.33 जा 9, फिर 1 बच गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, वह
वह त्रिभुज जिसमें लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र और केंद्रक चारों एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो समद्विबाहु, समभुज, समकोण और अधिक कोण। तो त्रिभुज में जिसमें लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र और केंद्रक चारों एक ही बिंदु पे मिलते हैं वो होता है आपका समभुज। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या किसी मूल मान से 25% तक कम हो जाती है तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत में कमी की गणना कीजिए। ये बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की त्रिज्या जो है वो उसका जो मूल मान है ना उससे क्या हो जाती है, उससे 25% कम हो जाती है। 25% कम हो जाती है मतलब -25% हो जाती है, -25% हो जाती है। इसका फ्रैक्शन क्या होगा? जब हम करेंगे फ्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, 25/100 का भाग देते हैं, ये क्या आ जाएगी -4। मतलब कि आपकी देखो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। पाई कांस्टेंट है, पाई में कोई चेंज नहीं है, आर में है, r² है। तो देखो आर आपकी पहले 4 थी, फिर 25% की कमी हो गई मतलब 1 की, तो फिर 3 हो गई। तो पहले कितनी थी 4, फिर कितनी हो गई 3। आर की स्क्वायर है, पहले कितनी थी 4, अब कितनी हो गई 3। तो ये कितना हो गया 4 चौके 16 और 3 तिया 9। मतलब कितने का इफेक्ट आया, कितने का आया -7 का। 16 में से 9 गए 7, तो 7 × 100 और किसकी बजाय, पहले की बजाय निकाल रहे हैं हम। तो इसमें हम अब इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए या तो आप एक काम कीजिए, हाँ देखो ये कट कर लो, 4 4 जा 16 और 25। अब 25 को 7 से, तो 25 5 जा कितना होता है 125, तो 7 जा कितना हो जाएगा 175। तो 175 में आप 4 का डिवाइड कर दीजिए। तो देखो 4 4 जा, देखो यही आंसर होगा 43 वाला, क्योंकि 4 4 जा 16, बच गया 1 15, 4 3 जा 12, 12 बच गया 3 30, 4 7 जा 28, पॉइंट लग गया, 4 7 जा 28, फिर 2 4 5 जा 20। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को फाइंड आउट करो कि आप कितना उसको शॉर्टली कर सकते हो, उसकी कैलकुलेशन को कितना कम कैलकुलेशन कर सकते हो, उसकी वो करने की ट्राई करो, ना कि उसकी कैलकुलेशन को वाइड करके उस क्वेश्चन को बड़ा करने की कोशिश करो। देखिए एक बार इसके ऑप्शंस हम वो कर लेते हैं, एक बार हम हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो ऑप्शन बाद में देख लेंगे। ये बोल रहा है 2489 की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि यदि ए बी तथा सी के हिस्सों में से क्रम से 12-12-5 रुपए कम कर दिए जाए तो उनके हिस्से 5-3-4 अनुपात में होंगे। तो सी का नया हिस्सा, तो अब ये क्या बोल रहा है कि इतना टोटल है और ये जो है वो हिस्सों में से घटाने के बाद अनुपात इतना है। तो हम क्या करेंगे, हम इनके अनुपात में ऐड कर देंगे। 5x इसमें कितना 12 रुपये, ठीक है। दूसरे में कितना, मैं सीधा इसको ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम ऐड करेंगे 3x प्लस इसको भी 12 रुपये दिया, इसको कितना दिया 4x प्लस 5 यही दिया ना। तो अब ये किसके बराबर हो गया 2489 के बराबर हो गया। ठीक है, अब ये आपके टोटल कितना हो गया 5 और 4 9 9 और 3 12x प्लस ये कितना हो गया आपका 12 और 12 24 24 प्लस 5 29 इजिकल टू 2489। 12x इजिकल टू 9 में से 9 गए 0, 8 में से 2 गए 6 4 और 2 2460। अब देखो इसको कट कर दो, 12 2 ज़ा 24 0 और 12 5 ज़ा 60, ये आ गया। अब आपको सी का नया हिस्सा पूछा है, तो नया हिस्सा क्या है 4 है, 4x है, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो 205 × 4। तो देखो 2 4 जा कितना होता है 800 और 5 4 जा 20, तो ये कितना हो गया 820। 820 रुपये सी का क्या हो गया नया हिस्सा हो गया। अब हम चेक कर लेंगे हमारे ऑप्शन में 820 है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है 14 संख्याओं का औसत कितना है
14 संख्याओं का औसत आपका 32 है, इसको मल्टीप्लाई कर लिया। 14 टू ज़ा कितना होता है 30, 14 दूनी 28, सॉरी, ठीक है, 2 कैरी लग गया। 14 3 ज़ा 42, 42 प्लस 2 44। अब बोल रहा है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 26 है, अंतिम 5 संख्याओं का 26 है। तो 5 छिके कितना होता है 30, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 और 13, 8, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 3 1 8। अब इसमें क्या कर देंगे, 3 1 8 में से डिजिट कितनी बच गई, 14 में से 5 गए 9। तो देखो अब इसको डिवाइड कर देंगे, 9 2 जा 9 3 जा 27, 27 कितना बच गया 4, तो 9 5 ज़ा 45। आंसर तो यही आएगा आपका, 45 बच गया 3, तो 9 3 ज़ा 27। अब ये चलता रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, देखो 17 है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर 1 दर से 8 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। यदि मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात कितना है, 5 और 8 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है इंटरेस्ट, आपको पता है कि रेट बराबर क्या होता है आपका, रेट बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेट फाइंड आउट करेंगे। रेट हमारी देखो, इंटरेस्ट क्या है आपको, यदि कुल ब्याज क्या हमने 8, तो इसको क्या लिख देंगे 8x इंटू 100। प्रिंसिपल आपका क्या है, प्रिंसिपल है आपका 5, तो ये हो गया आपका 5x इंटू, ये कितना हो गया आपका, और कितने वर्षों के लिए, 8 वर्षों के लिए। तो x से x गया, 8 से 8 गया, ये कितना आ गया 20। तो आपका इंटरेस्ट की रेट कितनी आ गई 20%। आपको कुछ नहीं करना, इसको सीधा फाइंड आउट करना है। जितना हो सके डायरेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन से भी बच सको और टाइम को भी सेव कर सको। एक घड़ी का क्रय मूल्य 530 रुपये, यदि हानि 24% हुई है तो हानि का मान आपको अब लॉस बताना है। तो 530 इंटू कितनी लॉस हुआ है 24% डिवाइड बाई 100। अब इसको 0 से 0 कट कर दिया। अब देखो या तो आप क्या करो, या तो आप इसको कट कर लो या इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो अब आप इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो 53 को 24 से। तो देखो 24 3 ज़ा कितना होता है 72, ठीक है, 7 कैरी लग गया। 24 5 ज़ा कितना होता है 120, 120 प्लस 7 127। अब डिवाइड बाई 10 है, तो ये लग जाएगा 127.2। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयत का परिमाप और चौड़ाई 60 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताना है हमें वर्ग सेंटीमीटर में। तो देखो आयत का जो परिमाप है वो हमारा क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना है 60, 2 इंटू लंबाई कितनी है हम निकालेंगे, क्योंकि हमें क्षेत्रफल चाहिए, उसके लिए लंबाई चाहिएगी, और चौड़ाई हमें दे रखी है 14। इसको कट किया, ये कितना आया 30 इजिकल टू एल प्लस 14। तो देखिए एल इजिकल टू ये कितना आया 30 में से 14 गया 16। अब देखो हमारा जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है एल इंटू बी। तो आप क्या करोगे 16 इंटू 14। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 14 6 जा कितना होते हैं 84, 84 का 4, और 14 1 जा 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा आपका 22। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कोट 30 प्लस 2 अपॉन रूट 3
की वैल्यू बतानी है। तो कोट 30 कितना आपका √30 √3 प्लस 2/√3। अब देखो एलसीएम लिया √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 3, ये आ जाएगा 2, कितना 5 √3। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए आपके कंप्यूटर का सेक्शन क्या आता है। कंप्यूटर का सेक्शन तो देखें सीपीयू का क्या अर्थ है। तो सीपीयू क्या होता है, हमारा कंप्यूटर का माइंड होता है। तो इसको जो है वो ब्रेन होता है, हमेशा बोला जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोग्रामिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, बताइए। माइक्रोचिप, कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर। तो कौन बेचा जाता है, पेंटियम ब्रांड से माइक्रो प्रोसेसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है। वर्ल्ड वाइड वेब के संस्थापक जो है वो आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है। तो कौन है, टिम बर्नर्स-ली, एन रसेल, ली एन फियोंग या बिल गेट्स, बताइए कौन है। तो वो है टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर ए, और वो भी कब, 1980 के दशक में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, साइबरस्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडारण या मॉडेम, बताइए। तो सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है कौन सी, प्रकाश भंडार। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपका, पहले अंकीय कंप्यूटर में क्या था, ट्रांजिस्टर, वोल्व, क्रोड स्मृति, अर्धचालक स्मृति। तो पहले अंकीय कंप्यूटर जो है उसके अंदर क्या था आपका, वोल्व था। और पहला जो कंप्यूटर था आपका एनिक, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, वोल्व होता था। ठीक है, अब देखो आपका कंप्यूटर का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। और अब हम करेंगे हमारा सबसे स्कोरिंग जो पार्ट है, जिसको हम बहुत अच्छे से करते हैं, वो है हमारा इंग्लिश का सेक्शन। एज यूजुअल फर्स्ट हमारा पैराग्राफ आएगा, तो हम उसको बहुत अच्छे से रीड करते हैं हमारे पैराग्राफ को। ठीक है, तो क्या करते हैं, पैराग्राफ को बहुत अच्छे से रीड करेंगे। तो देखिए हम पैराग्राफ को काफ़ी अच्छे से रीड कीजिए। तो देखो द टू डोमिनेंट फीचर्स ऑफ आवर एज आर साइंस एंड डेमोक्रेसी। ये बोल रहा है कि टू डोमिनेंट, जो दो प्रमुख विशेषताएं हैं आवर एज, हमारी एज की, वो क्या है, विज्ञान और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। दे हैव कम टू स्टे, वो क्या हो गई है, अब रहने के लिए आ गई है। मतलब लोगों के अंदर विज्ञान और लोकतंत्र जो है ये हमारी क्या है, दो मेन जो है वो विशेषता हो गई है। वी कैन नॉट आस्क एजुकेटेड पर्सन टू एक्सेप्ट द डिलीवरेंस ऑफ फेथ विदाउट रैशनल एविडेंस। कि वी कैन नॉट आस्क, हम जो है वो कैन नॉट आस्क, नहीं पूछ सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं एजुकेटेड पर्सन्स को, शिक्षित लोगों को, टू एक्सेप्ट करने के लिए द डिलीवरेंस ऑफ फेथ, विश्वास की जो उदारता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, बिना किसी, विदाउट रैशनल, बिना किसी तर्क संगत सबूत के हम उनको जो है वो विश्वास की जो उदारता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए उनको नहीं पूछ सकते हैं। वॉट एवर वी आर कॉल्ड अपॉन टू एक्सेप्ट मस्ट बी जस्टिफाइड एंड सपोर्टेड बाय रीजन। जब भी हम वी आर कॉल्ड अपॉन टू एक्सेप्ट, हमें एक्सेप्ट करने के लिए बोला जाता है, तो वो मस्ट बी, वो होना चाहिए किसी रीज़न के द्वारा, जस्टिफाई होना चाहिए और वो सपोर्टेबल होना चाहिए। अदरवाइज आवर रिलीजियस बिलीव्स विल बी रिड्यूस टू विशफुल थिंकिंग। अदरवाइज, अन्यथा हमारा जो रिलीजियस बिलीव, जो धार्मिक विश्वास है, रिलीजियस मतलब धार्मिक, धार्मिक विश्वास है, विल बी रिड्यूस, वो कम हो जाएगा, टू विशफुल, जो हमारी इच्छाधारी जो सोच है, जो इच्छाधारी जो सोच है उसको क्या कर देगा, वरना विल बी रिड्यूस्ड,
टू उससे रिड्यूस कर देगा हमारी जो रिलीजियस धार्मिक जो विश्वास है उसको। मॉडर्न मैन मस्ट लर्न टू लिव, मॉडर्न मैन एक आदमी जो है आधुनिक आदमी मस्ट लर्न टू लिव विद ए रिलीजन, कि एक आधुनिक आदमी जो है उसको लर्न सीखना चाहिए रहना रिलीजन धार्मिकता के साथ रहना सीखना चाहिए, विच कमेंड्स इटसेल्फ टू हिज इंटेलेक्चुअल कंसाइंस टू द स्पिरिट ऑफ साइंस, विच कमेंड्स जो कि उसकी इंटेलेक्चुअल उसकी जो बुद्धि है उसकी बौद्धिकता जो है बौद्धिकता है टू स्पिरिट ऑफ साइंस, जो जिससे उसकी जो बौद्धिकता है बौद्धिक दिमाग है कंसाइंस विज्ञान है टू द स्पिरिट ऑफ साइंस जो साइंस की भावना है उसको क्या करता है, जो हमारा बौद्धिक दिमाग है वो उसकी सराहना करता है। बिसाइड्स religion should be sustained faith of democracy which insist on the intellectual and spiritual development of every human being irrespective of his caste, creed, community or race. Beside religion, इसके अलावा रिलीजन शुड बी सस्टेनिंग फेथफुल ऑफ डेमोक्रेसी, जो धार्मिकता है वो शुड बी सस्टेनिंग फेथ ऑफ डेमोक्रेसी, उसे क्या करना चाहिए डेमोक्रेसी लोकतंत्र के विश्वास को भी उसको बनाए रखना चाहिए, धार्मिकता है उसको। विच इंसिस्ट जो कि जोर देती है ऑन द इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, हर एक जो मनुष्य है उसकी बौद्धिक और स्पिरिचुअल जो धार्मिक जो डेवलपमेंट है जो आत्मीय जो आध्यात्मिक जो डेवलपमेंट है विकास है उस पर जोर देती है। बीइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, इसकी बजाय चाहे उसकी कास्ट जाति कुछ भी हो, क्रीड पंथ कुछ भी हो, कम्युनिटी समुदाय कुछ भी हो और रेस नस्ल कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी रिलीजन विच डिवाइड्स मैन फ्रॉम मैन, कोई भी धर्म जो आदमी को आदमी से अलग करता है पृथक करता है और सपोर्ट प्रिविलेज्ड एक्सप्लॉयटेशन, और जो सपोर्ट करता है किसको, जो साथ देता है जो विशेषाधिकार जो एक्सप्लॉयटेशन जो शोषण है वार युद्ध है उनका सपोर्ट करता है, वो कैन नॉट कमेंड इटसेल्फ टू अस टुडे, वो हमारी कभी भी प्रशंसा नहीं कर सकते हैं जो प्रिविलेज्ड एक्सप्लॉयटेशंस का वार का सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक मानव की जो है वो रिलीजन और इंटेलेक्चुअल जो ब्रेन है जो आध्यात्मिक और जो बौद्धिक जो पावर है उसके बारे में इसमें डिफाइन किया है कि मनुष्य के पास ये बहुत अच्छी पावर होती है, और आज के जो मॉडर्न आदमी है वो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा नहीं मानता है, लेकिन फिर भी उसने उस चीज़ को डिस्क्राइब किया है। इन द पैसेज इट इज सेड द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है लोकतंत्र, तो शुड एम एट द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ ऑल पीपल, सारे लोगों के अंदर इंटेलेक्चुअल बौद्धिक ग्रोथ, शुड स्ट्रेंथन रिलीजन, धार्मिक जो स्ट्रेंथन ताकत है उसको धार्मिकता की जो ताकत बनी होनी चाहिए, शुड वर्क फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, शुड वर्क काम करना चाहिए फॉर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विकास पे और ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, हर ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के लिए जो है वो आध्यात्मिक विकास के लिए काम करना चाहिए। ए और सी दोनों ही हो जाएंगे कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट दोनों ही होने चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए गुड रिलीजन सपोर्ट्स वार्स ऑफ नेसेसरी, एक अच्छा जो रिलीजन है धर्म वो सपोर्ट करता है युद्ध का इफ नेसेसरी यदि जरूरी है तो नो। ए गुड रिलीजन ग्रांट्स ए नंबर ऑफ प्रिविलेज टू पीपल, प्रिविलेज एक गुड जो धार्मिक जो अच्छा रिलीजन है वो प्रदान करता है नंबर ऑफ प्रिविलेज ऑफ पीपल लोगों के विशेषाधिकार को। ए गुड रिलीजन डिवाइड मैन फ्रॉम, एक अच्छा धर्म जो है वो आदमी को आदमी से पृथक करता है। ए गुड रिलीजन सपोर्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो एक गुड रिलीजन जो है वो डेमोक्रेटिक लोकतंत्र सिस्टम को सपोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे पैराग्राफ में आ चुका है कि क्या उसमें देखो लाइन थी कि जो रिलीजियस है उसको क्या करना चाहिए सस्टेन फेथ जो है उसके ऊपर जो विश्वास है लोकतंत्र उसके ऊपर वो बनाए रखना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28,
28 है, द राइटर ऑफ द पैसेज स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ, किसके ऊपर उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है, रिलीजन के ऊपर, धार्मिक, साइंस, विज्ञान, साइंस एंड डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी। तो उन्होंने साइंस और डेमोक्रेसी दोनों के ऊपर ही जोर दिया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, द राइटर सेज दैट एजुकेटेड पीपल आर लाइकली टू एक्सेप्ट फेथ नॉट सपोर्टेड बाय रीजन, कि एजुकेटेड जो लोग हैं आर लाइकली टू एक्सेप्ट फेथ नॉट सपोर्ट, किसी रीजन के बिना नहीं सपोर्ट, रीजन के बिना ही सपोर्ट कर लेते हैं। नो, पीपल शुड हैव अनक्वेश्चनेबल फेथ इन रीजन, नहीं होता उनको। फेथ एंड रीजन्स आर टू सेपरेट एंटिटीज, नो। फेथ विदाउट रैशनल एविडेंस मे नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द, या कोई भी रैशनल एविडेंस के बिना वो जो है वो एक्सेप्टेबल उनके लिए नहीं होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, वोट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज द रोल ऑफ रिलीजन इन द प्रेजेंट एज, ठीक है, टू प्रमोट रैशनल थिंकिंग, कि जो रोल है रिलीजन धर्म का हमारी जो प्रेजेंट एज है उसमें, वो क्या राइटर ने बोला है, टू प्रमोट रैशनल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करना, टू इन कैलकुलेट साइंटिफिक स्पिरिट इन मैन, साइंटिफिक स्पिरिट जो भावना है आदमी को उसमें एक्यूलेट करना। तो आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आपका चूज अ सुटेबल परिपोजिशन, अब आपको क्या करना है, इसमें परिपोजिशन फिल करना है। देखो, वन ऑफ द कमिटी मेंबर्स ब्रोट अप फॉरवर्ड विद अबाउट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि वन ऑफ द कमिटी मेंबर, बोट के साथ हमेशा क्या लगता है, हमेशा फॉरवर्ड लगता है, ब्रोट फॉरवर्ड, उन्होंने लाया एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है, देर आर सर्टेन एनिमल्स विच कैन लिव बोथ इन द वाटर एंड, देखो पानी के अंदर, तो फर्स्ट में तो इन आएगा ही आएगा, तो विदाउट और अंडर ये तो दोनों जो है वो रॉन्ग हो गए, या तो ए होगा या डी होगा। इन द वाटर एंड ऑन लैंड, लैंड के ऊपर, तो देखिए ऑन किस में है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, ही सक्सीडेड इन गेटिंग पोजेशन, उसने क्या किया, सक्सीड, उसने सफलता हासिल की पोजेशन को प्राप्त करने में, फॉर हिज फ्रेंड, आफ्टर ए लॉन्ग कोट, विद हिज फ्रेंड, टू हिज फ्रेंड और ऑफ हिज फ्रेंड। तो ऑफ हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड की, आफ्टर ए लॉन्ग कोर्ट केस, एक लंबे कोर्ट केस के बाद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए अब इसमें चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन ईच ब्लैंक, ठीक है। तो अब इसमें आपको वर्ब फिल करनी है, करेक्ट वर्ब, ठीक है, क्या करनी है, हमें करेक्ट वर्ब जो है उसको फिल करना है। तो आई ब्रेकेट हिम ओनली वन लेटर सो फार, सेंड, सेंट, हैव सेंट, मैंने उसको केवल एक ही लेटर भेजा, क्योंकि सो फार दूर होने की वजह से क्या किया कि आई हैव सेंट, मैं भेज चुकी हूँ ओनली एक लेटर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, इफ़ यू ब्रेक इट एट वंस यू विल अराइव बाय 6 o'clock, इफ़ यू स्टार्ट एट वंस, यदि यू विल हमेशा जब आपका फ्यूचर में होता है तो फर्स्ट वाला किस में आता है, प्रेजेंट में, तो यहाँ पे स्टार्ट आएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, माई सन ब्रेकेट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, मेरा बेटा बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी कैन, ठीक है। ये आपका पास्ट में, ये फ्यूचर में मस्ट होना चाहिए, तो आपका कैन ही करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 to 40, ये आपके एरर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन से पार्ट में एरर है। माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड, मेरे अंकल ने मेरे फ्रेंड को फोर्स किया, एंड आई टू स्टे बैक, और मैं यहाँ पे रुक गया, मैं आई टू स्टे बैक। तो यहाँ पे आपको नहीं लग रहा कि आई रोंग है, तो आई की जगह क्या आएगा, मी होगा, क्योंकि फोर्स एक आप क्या है,
ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट का यूज होगा, ठीक है। और ठीक है, तो और एंड कंजक्शन के द्वारा सेम केस के पॉइंट ऑफ स्पीच का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मी यूज होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, सम पीपल से दैट हर हस्बैंड इज इन द जेल एंड सो शी लिव अलोन। कुछ लोग कहते हैं कि उसका हस्बैंड क्या है, जेल में है। तो यहाँ पे जेल से पहले आपका कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे द आपका रोंग हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी एरर्स है लेकिन यही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसीलिए मैं आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं इनमें वो आप केयरफुली सुनिएगा और देखिएगा कि मैं क्या रीजंस आपको दे रही हूँ। वियर समथिंग वार्म लिस्ट यू शुड नॉट कैच ए कोल्ड। कभी भी लिस्ट और नोट साथ में नहीं आते हैं, याद रखना हमेशा। वियर कुछ गर्म पहनो, लिस्ट यू शुड कैच ए, कि कहीं तुम्हें कोल्ड जो है वो कैच ना कर ले। तो लिस्ट अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए यहाँ पे लिस्ट का यूज, नोट का यूज जो है वो नहीं होगा। द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड व्हेन द डॉक्टर हैड केम इन टाइम। यदि डॉक्टर टाइम पे आया तो पेशेंट जो है वो, तो आपको यदि डॉक्टर टाइम पे आया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है व्हेन की जगह क्या आएगा, इफ। व्हेन की जगह क्या आएगा, इफ। यदि डॉक्टर टाइम पे आया तो पेशेंट जो है वो नहीं मरने से बच जाएगा, वुड हैव नॉट डाइड, मरेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। देखिए, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वर नॉट गुड। अब देखो वॉज यहाँ पे क्वालिटी के लिए आया है, तो यहाँ पे द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वॉज नॉट गुड, ये करेक्ट है। यू ही एंड आई एम गुड फ्रेंड, यहाँ पे तीन लोगों की बात हो रही है, यू ही एंड आई, तो यहाँ पे एम की जगह क्या आएगा, आर, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट सेंटेंस। द अरेबियन नाइट्स इज स्टिल ए ग्रेट फेवरेट। अरेबियन नाइट्स क्या है, स्टिल ग्रेट, बहुत फेवरेट, तो ये भी आपका करेक्ट है। ईच ऑफ स्कॉलर्स हैज डन वेल, ये भी आपका करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी 42। 42 है आपका, इसमें आपको क्या बताना है, टेंस बताना है। आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम, आपको पता है हैव जो है वो किसकी हेल्पिंग वर्ब है, वो आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, चेंज द पॉजिटिव टू कंपैरेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, ठीक है। आपको मीनिंग चेंज करे बिना ही इसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो नेहा इज स्ट्रोंगर देन हर सिस्टर, नेहा उससे ज़्यादा स्ट्रोंगर है। नेहा इज नॉट सो स्ट्रोंगर देन हर सिस्टर, नो। नेहाज सिस्टर या हर सिस्टर इज नॉट स्ट्रोंगर देन नेहा, नेहाज सिस्टर इज नॉट स्ट्रोंगर, आपका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री है इसीलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44। देखिए, स्टॉप इट चेंजेस इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम बोले ना, विल यू जस्ट स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप हो जाओ, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, ये हम बहुत डेली यूज में यूज करते हैं। विल यू स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप इट नहीं होगा, कैन यू स्टॉप इट भी नहीं होगा, प्लीज स्टॉप इट मतलब हम किसी को चुप करवा रहे हैं, उसको प्लीज भी नहीं बोल रहे हैं, हम ये भी नहीं बोल रहे हैं, और प्लीज स्टॉप, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है, आपको करेक्ट द चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड, आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो सिनोनिम देखो, क्वास, क्वास का मतलब क्या होता है, मिटा देना। क्वास का मतलब क्या है, मिटा देना। तो सीक्रेट का मतलब कुछ गुप्त, परमिट का मतलब आदेश, शेमफुल का मतलब आपका निंदनीय, और क्रश का मतलब भी क्या होता है, कुचलना, मिटा देना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, चूज द करेक्ट ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। आपको क्या बताना है, आपको ऑपोजिट वर्ड बताना है इसका। मूवमेंट, मूवमेंट आपको पता है, मूवमेंट का मतलब चलना, कुछ मूवमेंट करना, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्टेटिक। स्टेटिक का मतलब क्या होता है, स्थिर, ठीक है। रोलिंग का मतलब रोल करना, लोडिंग का मतलब लदाना, मूविंग का मतलब भी चलना फिरना।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ईडियम फ्रेज। ईडियम फ्रेज इसका बेस्ट आपको ऑल्टरनेटिव बताना है। बैग एंड बैगेज, ठीक है। बैग एंड बैगेज का मतलब है आपका बोरिया बिस्तर। तो ऑल द क्लोथिंग सारे कपड़े, विदाउट एनी बिलोंगिंग्स किसी बिलोंगिंग के बिना, लीव छोड़ना, विद ऑल वंस बिलोंगिंग, विद ऑल वंस बिलोंगिंग मतलब सारी की सारी चीजें, ठीक है। बैग एंड बैगेज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ फ्रेज, वन हु होल्ड्स वेल्थ एंड स्पेंड एज लिटिल मनी। वन हु जिसके पास बहुत सारी जमाखोरी, होल्ड्स का मतलब जमाखोरी, बहुत सारा धन इकट्ठा होता है लेकिन वो स्पेंड जो है वो लिटिल बहुत कम करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, मेंबर। माचो, माइजर और मिलिटेंट आपको भी पता है उसको क्या बोलेंगे, माइजर। उस व्यक्ति को जिसके पास धन बहुत होता है लेकिन खर्च बहुत कम करता है उसको बोलते हैं माइजर, कंजूस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए लाइफ इज ए ग्रेट टीचर, ये तो सीधा ही है, PQR की लाइफ जो है वो क्या है, एक महान शिक्षा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर PQR, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50, पेरेंटहुड सो मच जॉय गिव्स टू पीपल। तो देखिए पेरेंटहुड गिव्स देते हैं, सो मच जॉय टू पीपल, पेरेंट्सहुड जो है वो देते हैं, सो मच बहुत सारी खुशी, टू पीपल लोगों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, QP और R, QPR। तो QPR आपका आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। तो आज की टेस्ट सीरीज आपकी 50 क्वेश्चंस की कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट सीरीज के साथ मिलेंगे और सभी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, किस में आपको प्रॉब्लम है, तो मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियोस जो है वो जल्दी लेके आऊँगी, ठीक है। बाय।